नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है क्रोमोलियो। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक डरावने और सस्पेंस भरे सीक्वेंस के साथ, जहाँ पर हमें पता चलता है कि 1980 के दौरान कई सारे लुटेरे अचानक से गायब हो गए थे और उनका खून हो गया था। अब ये लुटेरे जो थे वो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में बटे हुए थे, जिसमें से जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हुआ करता था उन्हें सुगाली कहा जाता था। सुगाली शब्द आता है गली से, जिसका मतलब होता है गुंगबान अबाकलेयर, यानी कि वाइल्ड किड सोसाइटी। अब वाइल्ड किड सोसाइटी उन लोगों को कहा जाता था जो कि बिना किसी नियम और कंट्रोल के वायलेंट तरीके से बर्ताव किया करते थे। और सबसे डरावनी बात यह भी थी कि कुछ सुगाली को मारना लगभग नामुमकिन था। ना उन्हें गोली मारी जा सकती थी और ना ही किसी खंजर से। कई लोगों का मानना था कि सुगाली का जो संबंध है वो काले जादू या फिर ब्लैक मैजिक से भी था और उनको असाधारण शक्तियों का मालिक माना जाता था। खैर, अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर 1984 के सेंट्रल जावा मजानंग पर आता है, जहाँ पर एक आदमी दनंग जो होता है वो अपने साथी के साथ यांतो और प्राप्तों के साथ काम कर रहा होता है। ये लोग असल में मजदूरों से सुगाली की डेड बॉडीज को बैरी करवा रहे थे। अब इन ढेर सारी बॉडीज में एक शक्तिशाली सुगाली भी होता है जिसका नाम ज़राट होता है। अब दनांग अपने कार से उतरकर ज़राट के पास जाता है और कहता है कि तुम इंसान नहीं हो। अब हमें यहाँ से पता चलता है कि ज़राट एक आम आदमी नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली और काला जादू करने वाला व्यक्ति था। अब ज़राट अपने मरने से पहले एक भयानक श्राप यहाँ पर देकर जाता है और वो यह बोलता है कि जब मेरा खून इस धरती को लगे यह जगह मौत और तबाही से भरी रहेगी। अब दनांग जो होता है उसके पास में ज़राट की काले जादू की किताब भी होती है, जिसके अंदर सारे रिचुअल्स लिखे हुए रहते हैं, जिसके अंदर एक बात लिखी हो सकती है कि सिर्फ उसका खुद का खून ही उसे मार सकता है। अब तभी यहाँ पर दनंग जो होता है वो गुस्से में आकर एक शार्प कटर से उसका गला काट डालता है और इस किताब के अंदर ढेर सारी विधियाँ लिखी हुई थी। खैर, अब इसके बाद हमें कुछ न्यूज़पेपर हेडलाइंस दिखाई जाती हैं जो कि यह साबित करती हैं कि सुगाली इसका ताल्लुक सिर्फ वायलेंस से नहीं था बल्कि काले जादू से भी था। कई जगह पर यह लिखा हुआ होता है कि सुगाली इसका खून बिना किसी वजह से कर दिया गया था। और फिर एक और नाम सामने आता है जो कि था क्रोमोलियो बैरस और पॉल बैरस। उनको कहा जाता था जो कि कॉफिन्स को उठाते थे। अब यहाँ पर लेकिन क्रोमोलियो था वो हमें मूवी के लास्ट में इसका राज खुलेगा। अब यहाँ से सीन 10 साल बाद का आता है, जहाँ पर हम जिया नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो कि अपने दोस्त दीका के साथ मजांग जा रही होती है। अब जिया की माँ की मौत हो चुकी थी और वो उनके फ्यूनरल में शामिल होने के लिए इस गांव में आ रही होती है। जिया अपनी माँ के साथ नहीं रहती थी क्योंकि उसके साथ हमेशा अलग और बुरा व्यवहार किया जाता था। जिया इस गांव के अंदर इसलिए भी आ रही होती है क्योंकि वो अपने पिता के बारे में सच्चाई जानना चाहती थी। लोग कहते हैं कि उसके पिता कोई और नहीं बल्कि ज़राट थे, लेकिन उसके पिता के बारे में जो कुछ उसने सुना था क्या वह सच था या फिर बस अफवाह थी, जिया खुद ये जानना चाहती थी। अब जैसे ही जिया और दीका मजांग एंटर करते हैं वहाँ पर मौसम अचानक से बिगड़ने लगता है। तेज़ हवाएं चलने लगती है और मौसम भी अपने आप में अजीब सा हो गया था। यहाँ हमें समझ आता है कि जिया के साथ उसके पिता का श्राप भी वापस आ चुका है। अब ज़राट ने यह कहा था कि जब मेरा खून इस जगह पर वापस लौटेगा तब तबाही ही आएगी, और क्योंकि जिया ज़राट की बेटी है उसके शरीर में उसी का खून दौड़ रहा था। अब यहाँ पर जिया के जो नाना है वो उसे देखते हैं और उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा दिखाई देती है। जिया उन्हें ग्रैंडपा कहकर बुलाती है, लेकिन दनंग उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे। फ्यूनरल में आए लोग भी जिया को अजीब नज़रों से देखते हैं और उसे वहाँ से चले जाने के लिए भी कहते हैं। जिया अब अपनी माँ की ग्रेव के पास बैठी हुई थी, जिसके बाद वह अपने नाना के घर जाती है जहाँ पर दनांग उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जिया इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो अपने पास्ट की सच्चाई को जानना चाहती थी। दनांग अब जिया पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर रुकना बिल्कुल सेफ नहीं है, जिस पर जिया पूछती है ऐसा क्यों, यह मेरे पिता की वजह से है। अब दनांग अब जिया से कह देते हैं
कि रात होने से पहले यह जगह छोड़ दो। जिसके बाद प्राप्तो सभी विलेजर्स को वार्न करते हैं कि जिया का यहाँ पर आना एक बुरा संकेत है। वो कहते हैं कि रात को दरवाज़ा और खिड़की बंद रखना, अगर कोई दस्तक देता है तो दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना है, और अगर गलती से किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने कुछ देख लिया अपनी आंखों से, तो समझ लेना कि उसकी मौत तय है। अब यहाँ पर प्राप्तो किसकी बात कर रहे हैं, ये सस्पेंस अभी हमें नहीं बताया गया है। दूसरी तरफ जिया अपनी माँ के सामान को देख रही होती है, तभी एक बॉल ऊपर से नीचे गिरती है। वो बॉल देखकर जिया ऊपर जाती है, जहाँ पर उसको एक आयरन की पेटी यानी कि बक्सा दिखाई देता है जिस पर ताला लगा हुआ था। तभी दनांग वहां पर आकर जिया से कहता है कि सामान पैक कर लो और मैं तुम्हें टाउन तक छोड़ कर आऊंगा। अब ये सब तो जिया के लिए खाली शुरुआत होती है, क्योंकि आगे जो कुछ भी होने वाला था वो और भी ज़्यादा डरावना और हैरत अंगेज करने वाला था। अब दिया अब दी का जिया से कहता है कि तुम्हें नाना जी तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद से वो विलेजर्स के लिए ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन वो यह कहता है कि असली वजह तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारे पिता ने काफ़ी सारा कर्जा लिया था और फिर यह जगह छोड़कर चले गए। जिया यहाँ पर कुछ सोचकर कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे पिता ऐसे नहीं थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे और वे कभी ऐसे भाग नहीं सकते हैं। इसके पीछे ज़रूर और कोई वजह है और यह मुझे पता करना है। अब जिया दीका को और भी बातें बताती है कि मेरे नाना जी मुझे कभी भी इस गांव में आने नहीं देते थे। वो कहते थे कि अगर मैं यहाँ पर आई तो लोग मारे जाएंगे, पर यह बात किसी तरह से भी इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि उनके मन में ऐसा कोई भी ख्याल नहीं था। खैर अब रात हो जाती है और दनांग जो होते हैं वो जिया और दीका को गाड़ी में बैठाकर गांव से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। जिया अब चुपके से मुस्कुराती है, क्योंकि उसने ही गाड़ी का टायर पंक्चर किया था ताकि वो यहीं पर रुक जाए। दनांग का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो शॉट गन ले जाते हैं और जिया से कहते हैं कि तुम यहीं रहो और घर के अंदर चली जाओ, और दीका तुम मेरे साथ आओ। अब जिया यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पाती है कि आखिर वो किस चीज़ से बचाना चाहते थे। वो पूछती भी है इस बात पर, लेकिन दनांग बिना कोई जवाब दिए दीका को लेकर निकल जाते हैं। जिया यहाँ पर बिल्कुल क्लूसिस होती है और उसके दिल में बहुत सारे डर और सवाल होते हैं। अब रास्ते में दनांग और दीका अलग हो जाते हैं और दीका एक जगह अकेले बैठा रहता है कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसके सामने हवा में कुछ अजीब सी शैडो फिगर्स दिखाई देती हैं और वो स्पिरिट्स थी जिनके हाथों में कॉफिन्स होते हैं और इन्हीं को क्रोमोलिया कहा जाता है, जिसे देखकर दीका कांप उठता है। और इन्हें इंडोनेशिया के अंदर कई जगहों पर लापोर भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब्दो और गार्ड्स को भी वो स्पिरिट्स दिखाई देती हैं और इसी बीच हम मैली नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि जिया के बचपन की ही फ्रेंड होती है। मेली की माँ स्पिरिट्स को देखकर पैनिक करने लगती हैं और वो मैली को एक कैबिनेट के अंदर छुपा देती हैं, पर वो स्पिरिट्स वहां तक पहुंच जाती हैं और वो मैली की माँ को हवा में उठाकर मार डालती हैं। इनफैक्ट वो जो 2 गार्ड्स थे वो भी मारे जाते हैं। दीका जो कि अब एक कार के पीछे छिपा हुआ था, वो डर के मारे हिल तक नहीं पा रहा था कि तभी वहां पर जिया आ जाती है। जिया को देखकर दीका घबराते हुए कहता है कि हमें तुरंत ही यहाँ से भागना होगा और वे स्पिरिट यहाँ पर हमें मार डालेंगे। अब जिया परेशान होकर उससे यह पूछती है कि क्या तुम्हारा भी मेरे नाना जी ने ब्रेन वॉश कर दिया है कि तुम स्पिरिट्स की बात कर रहे हो। लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति दीका को हवा में उठा लेती है। वो चीख रहा होता है और जिया शौक में बस देख रही होती है कि तभी दनांग वहां पर आ जाते हैं और उनके हाथ में एक मिरर होता है और यह स्पिरिट्स वगैरह मिरर वर्ल्ड की दुनिया में ही रहती हैं और वो मिरर के अंदर देखता है कि कुमोलिया ने असल में दीका को पकड़ रखा था। अब दनांग शॉटगन से गोली चलाता है जो कि सीधा उस कुमोलिया को लग जाती है। गोली में असल में नमक मिला हुआ था जो कि स्पिरिट्स को दूर रख सकता था। इनफैक्ट कई रिचुअल करने से पहले नमक का
घेरा भी बनाया जाता है। अब दीका इससे नीचे गिर जाता है और दनांग और जिया जो होते हैं वो दीका को लेकर भाग जाते हैं। अब जिया का यहाँ पर गुस्सा फूट पड़ता है और वो दनांग से चीख कर पूछती है कि यहाँ सब क्या हो रहा है, मुझे सच्चाई बताओ। अब दनांग यहाँ कुछ नहीं कहता और बस आगे चलने के लिए कहता है। खैर, अब वो आगे चलते रहते हैं और मिरर की हेल्प से ही वो स्पिरिट से बच रहे थे। लेकिन होता ये है कि इस बीच दीका को दोबारा से क्रोमोलिया पकड़ लेता है और इसी बीच उसके नाना जी ने उसे फिर से बचा लिया था। लेकिन इसके बाद वो लोग अलग अलग हो गए थे। अब दीका और जिया छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं कि तभी जिया यह कहती है कि वो अपनी फ्रेंड मैली के यहाँ पर छुप सकते हैं। जिसके बाद वो मैली के यहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें उनकी मॉम की लाश दिखाई देती है। और इसी बीच कैबिनेट के अंदर दस्तक होने की आवाज़ आ रही थी जिसके अंदर मैली होती है। खैर, अब वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं और दीका यह कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। तब दीका को दूर से कोई चीज़ आती हुई नजर आती है। ऐसा लग रहा था कि यह कार है, लेकिन वो कार नहीं बल्कि यहाँ क्रोमोलिया था जो कि दीका को पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। और यह देखकर जिया काफ़ी रोने लगती है और वो बहुत ही शॉक्ड हो गई थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ हम प्राप्तो को देख पाते हैं और प्राप्तो के घर पर दनांग आता है। खैर, अब वो उससे एमुलेट को मांगने लगता है, यानी कि तावीज़ को, जो कि बुरी शक्तियों से बचाएगा। लेकिन प्राप्तो के पास एक ही एमुलेट होता है, लेकिन फिर भी दनांग को वो एमुलेट दे देता है। अब आगे दनांग का प्लान यह था कि वह जिया से उसके पिता को मारने को कहेगा, क्योंकि उसके खुद के ही खून अगर उसे मारेगा तो वह दोबारा नहीं लौट पाएगा। जैसे कि उसने शुरुआत में श्राप दिया था कि खाली उसका खून ही उसे मार सकता है और इसी के चलते उसका कर्स खत्म हो सकता है। अब वो उसे सॉल्टेड बुलेट्स और एमुलेट को लेकर चला जाता है। मीनवाइल हम देख पाते हैं कि जिया को यांतो ने किडनैप कर लिया था और यांतो वही व्यक्ति है जिसने कि दनांग के साथ मिलकर ठग्स और ज़राट को मारा था। अब वो जिया से कहता है कि वह उसी का इंतज़ार कर रहा था और वह देखता है कि एक एमुलेट जिया के गले में भी था ताकि वो उससे बच सके। अब यह उसे उसके नाना जी ने दिया होगा। अब जिया तभी यह पूछती है कि इस एमुलेट से वो किस चीज़ से बच सकती है। तब यांतो उसे बताता है कि उसके पिता ने एक कर्ज दिया था इस गांव को जिससे वो इस एमुलेट से बच सकती है। अब वो उसे पूरी बात बताता है कि उसके नाना जी ने उसके पिता को मार दिया था उसके गले को काट कर, लेकिन वो ऐसे ही नहीं ख़त्म होने वाला था क्योंकि वो काला जादू करता था और उसके गले काटने से पहले उसने इस गांव को श्राप दिया था कि जब जब उसका खून इस ज़मीन पर रहेगा तब तक उसका श्राप दोबारा जाग जाएगा। और जिस दिन से जिया यहाँ पर आई है उसी दिन से सुगाली वापस अपनी कब्र से जिंदा हो गए हैं और वो कभी क्रोमोलिया में, यानी कि जितने भी सुगाली को मार दिया गया था वो फिर से आ गए थे। और ये जितने भी क्रोमोलिया हैं वो और कोई नहीं बल्कि सुगाली थे जिनको शुरुआत में गाड़ा गया था और जो भी उन्हें देखता है उसका मरना तय है। और इन सब मौतों का रीज़न है ज़राट और खुद जिया, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है क्योंकि उसी की वजह से ये कर्स ट्रिगर हुआ है। तभी तो आपको याद होगा कि जब जिया यहाँ पर आई थी उसने जैसे ही गांव के अंदर कदम रखा था तो पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया था। अब दूसरी तरफ हम प्राप्तों की बीवी को देख पाते हैं जो कि ये कहती है कि उनके पास एक ही एमुलेट था और वो भी उसने ददांग को दे दिया और क्या वो उसे मना नहीं कर सकता था। और वो ये कहती है कि अब उनको कौन बचाएगा और उसके कहने की ही देरी थी कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाज़ा खोलने पर प्राप्तों की बीवी को क्रोमोलिया पकड़ लेता है। और यहाँ पर प्राप्तों की बीवी को क्रोमोलिया पकड़ने के बाद जो प्राप्तो है वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता है जिसके चलते ही दोनों ही बेरहमी से ख़त्म हो जाते हैं। अब इधर यांतो ने जिया को उसके पिता के बारे में सब कुछ बता दिया था। तब वो यह पूछती है कि क्या उसके डैड जिंदा हैं, जिस पर वो यह कहता है कि ज़राट को कोई भी ईजिली नहीं मार सकता है, यानी कि एटलीस्ट यहाँ पर टिपिकल नॉर्मल तरह से तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और उन्हें रोकने के लिए उसके नाना जी यानी कि दनांग ने उसका गला काटकर उसके बाकी शरीर को अलग अलग दफना दिया था, यानी कि सर को अलग और बाकी हिस्से को बिल्कुल अलग।
लेकिन उसे मारने का एक ही तरीका है और वो है जिया खुद। जिया ही अपने पिता को खत्म कर सकती है और ऐसा उसके खुद के पिता ने श्राप की वजह से ऐसा कहा था, क्योंकि जेराट का ही खून उसे रोक सकता था, यानी कि खुद जिया। उसके लिए जिया को अपने पिता की बॉडी को ढूंढना होगा और उसके सर और धड़ को एक साथ लगाकर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, जिस पर जिया का खुद का खून लगा होगा, उस ऑब्जेक्ट से उसे स्टैप करना पड़ेगा, जिसके बाद ही फाइनली उसका कर्ज खत्म होगा और वह मर सकता है। और इसी बीच की प्लानिंग उसके नाना जी कर रहे हैं। उनका यही प्लान है कि वह जिया के ज़रिए उसके पिता को मरवाएंगे। तो अच्छा इंसान है तब तो वो बताता है कि उसके नाना जी बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं और असलियत यह थी कि उन्होंने सुगाली को आतंक फैलाने के लिए कहा था और उसने कभी भी विलेजर्स के बारे में नहीं सोचा। और जिया अभी तक इसलिए ज़िंदा है क्योंकि उसने वो एमुलेट पहना हुआ था, जो कि असल में ज़राट के दांत से बना हुआ था और वो भी उसने खाली खुद के प्राप्तों और जिया के लिए बनवाया था। बाकी लोगों को उसने मरने के लिए छोड़ दिया था। यान तो बताता है कि उसने क्रोमोलियो के लिए खुद को आधा बना लिया है ताकि वो उन्हें देख ना पाए। यान तो यहाँ पर यह भी बताता है कि उसने क्रोमोलियो के लिए खुद को अंधा कर लिया है ताकि वो उनको देख ही ना पाए, क्योंकि जो उनको देखता है उनकी मौत पक्की थी। अब जिया उससे यह कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे ताकि वो इन चीज़ों को रोक पाए। अब यान तो यहाँ कहता है कि उसे रोकना कौन चाहता है, वो तो यहाँ सब होने देना चाहता है, क्योंकि वह विलेज इविल लोगों से भरा हुआ है और वो भी उसी में से आता है। और वो सबको मतलब सबको जो मरना है वो सब ही डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कई ठग्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। यहाँ पर यान तो जिया पर गन पॉइंट करता है और यह कहते हुए ही कहता है कि उसे मरना होगा तो वो कर्ज खत्म ना कर पाए। और जैसे ही यान तो उस पर गोली चलाता है तो जिया उसे लात मार देती है, जिससे कि उसका निशाना चूक जाता है। अब गन शॉट की आवाज़ को सुनकर वहाँ दनांग आ जाते हैं और दनांग यान्तो को मार मार कर घायल कर देते हैं। तो वो उसे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी जिया उसे रोक देती है, जिसके बाद में वो जिया को वहाँ से लेकर जाने लगता है। जिया उससे कहती है कि ये उसको सब कुछ पता चल चुका है और यह गांव उसी की वजह से शापित हुआ था। अब दनांग उसके हाथ पर एक कट लगाता है और उसे एक हथियार पर लगा देता है। दनांग उससे ये कहता है कि उसी हथियार से उसके पिता को मारना होगा। जिया कहती है कि उसके पिता उसके लिए अच्छे इंसान थे और वो अपने पिता के साथ 10 साल बाद वो अपने पिता से मिलने जा रही है और वो चाहते हैं कि वो उसे स्टैप करके मार दे। उसे ऐसा नहीं हो पाएगा। अब दनांग ये कहता है कि अगर वो उसे नहीं मारेगी तो वो खुद अपने हाथों से उसके पिता को मारेगा। बस उससे उसकी खून की ज़रूरत है और वो उसको मिल चुका है। अब दनांग जिया को घर की तरफ ले जाता है क्योंकि उसने उसके पिता की बॉडी को घर के बैकयार्ड में ही दफनाया था। जिया को अभी भी जवाब चाहिए थे, क्योंकि अभी तक दनांग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था कि उसने उन क्रोमोलियो को क्यों मरवाया था, यानी जो ठग्स थे उन्हें क्यों मरवाया, जबकि उसी ने उस ठग्स को आतंक मचाने की छूट दी थी। उन ठग्स को उसने यह सब करने के लिए कहा था। अब दनांग जिया को कहता है कि उसका एक रीज़न था। उसने जो किया विलेजर्स को बचाने के लिए किया था और उसने जिया को डिकेट्स आगो यहाँ से दूर टाउन में भेज दिया था ताकि सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि उसके यहाँ आते ही यह सब कुछ शुरू हो गया और इसलिए वो इसको शुरुआत में ही वापस भेजना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब दनांग उससे ये कहता है कि ये कर्ज उसी की वजह से वापस आया है और यह सब सुनकर जिया का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपना एमुलेट निकालने लगती है, क्योंकि उसके मन में यह बैठ गया था कि यान तो सही कह रहा था कि यह गांव और यहाँ के लोग मरना डिजर्व करते हैं। विल्चर्स को सब पता होते हुए भी कि ठग्स को बेरहमी से मारा जा रहा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, ना ही कुछ बोला। अब यहाँ पर वो लोग ठग्स बेशक से थे, लेकिन कोई भी मरना डिजर्व नहीं करता। अब वो अपना एमुलेट निकालती है और ऐसा करते ही क्रोमोलिया सही समय रहते उसके नाना जी से उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद दनांग अंदर जाता है जेराट की बॉडी को निकालने, जहां पर उसने उसे दफनाया था। वो उसकी बॉडी और सर को जोड़ता है और ऐसा करना ही था, लेकिन तभी पीछे से
उस पर यान्तो हमला कर देता है और वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। अब इसी बीच जो ज़ेरोट की स्पिरिट है वो दोबारा अपनी बॉडी में वापस चली जाती है, यानी कि अब वो रिवाइव हो चुका था और वो अपने इंसानी फॉर्म में यहाँ पर आ चुका था। अब यहाँ पर जो यान्तो है वो ज़ेरोट से माफ़ी मांगता है, लेकिन यान्तो को वो ख़त्म कर देता है, जिसके बाद में ज़ेरोट दानांग के पास जाता है और वो यहाँ पर जो जो उसने उसके साथ किया था वो यह सब बताता है कि दरअसल बात यह थी कि ज़ेरोट जो था वो ठग होने के साथ साथ एक ब्लैक मैजिशियन भी था। लेकिन जब दानांग को इस बारे में पता चला तब उसने उसे रोका नहीं, बल्कि उसे और अच्छे से यह सब सीखने के लिए कहा था, जिसका मतलब साफ था कि दानांग ही वो था जिसने कि ज़ेरोट को ये सब करने के लिए उकसाया था। लेकिन बाद में उसने उसे मार दिया। अब ज़ेरोट उसे इसी बात की सज़ा दे रहा है, लेकिन दानांग कहता है कि उसे भी यह सब किसी ने करवाया था, उसे ऑर्डर्स मिले थे ये सब करने के लिए, लेकिन ये ऑर्डर किसने दिए थे इस फिल्म के अंदर इस बारे में डिटेल में नहीं बताया गया है। लेकिन इसके बारे में एक थ्योरी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। खैर, इसी बीच अंदर जिया आ जाती है जो कि अपने पिता को रोकने लगती है और उसके पिता उसके पास आते हैं और वो उससे गले मिलती है। जिया कहती है कि वो यह सब रोक दें, लेकिन जिया से उसके पिता यह कहते हैं कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी अमाउंट ऑफ सफरिंग उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, वो सबको मारना चाहता है, इन सभी गांव वालों को। अब यहाँ पर वो अपनी बेटी की बात ना सुनते हुए नहीं सुनता है, इसलिए जिया अपने खून से उस डैगर को कवर करती है, यानी उस हथियार को कवर करती है और उसके पिता को स्टैप कर देती है, जिससे कि उसके पिता बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जिसके बाद जिया अपने नाना जी को वहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन वो ऑलरेडी काफ़ी घायल हो चुके थे। यानी कि यहाँ पर दानांग जो कुछ कर रहा था वो उसमें उसकी खुद की मर्जी नहीं थी। यानी कि यहाँ पर जो दानांग जो कुछ भी कर रहा था उसमें उसकी खुद की मर्जी नहीं थी। उसने ज़ेरोट को यहाँ पर जो ठग बनाया, जो कुछ भी किया वो उसके हाथ में नहीं था। इन सब के पीछे किसी और के ही ऑर्डर्स थे। ज़ेरोट को मारने के भी उसका कोई हाथ नहीं था, उसके लिए भी उसके पास ऑर्डर्स ही आए थे। खैर, तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मैली आ जाती है, जिसने उसकी सारी बात सुन ली थी। ये कर्ज असल में जिया की वजह से आया और उसी की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई और वो जिया को शूट करने लगती है, जिससे उसे गोली लग जाती है। लेकिन इसी बीच दानांग मैरी को जान से मार डालता है और उसके बाद खुद भी दम तोड़ देता है, क्योंकि वो काफ़ी घायल हो गया था। अब उसके नाना जी खत्म होते हुए दिखाया जाता है। उसे काफ़ी रोना आता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो ही रही थी। लेकिन तभी उसे उस डैगर के बारे में याद आता है और अब वो उस डैगर को अपने ही ऊपर स्टैप कर लेती है, जिस पर उसके पिता का खून लगा हुआ था। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जिया की आंखें बिल्कुल उसके पिता की तरह ग्लो कर रही होती है, यानी कि कहीं ना कहीं अब उसके अंदर भी शक्तियाँ एक्टिवेट हो गई। फिर उसके पिता के श्रापित खून की वजह से उसके अंदर भी एक कर्ज आ गया था, जिसके बाद हम उसे रोड पर चलता हुआ देख पाते हैं। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि उसके घाव खुद ब खुद हील हो रहे थे, यानी कि उसके डैड का ब्लैक मैजिक वाला जो असर था वो उसके ऊपर आ चुका था। खैर, अब यहाँ पर हम एक मिड क्रेडिट सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर एक आदमी सूट में आता है और ज़ेरोट की लाश को शॉकिंगली वहाँ से लेकर चला जाता है और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह उसकी बॉडी को कई सालों से ढूंढ रहा हो। तो ये थी क्रोमोलियो इंडोनेशियन हॉरर मूवी। तो ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको किसी हॉरर मूवी या किसी सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।